Hey everyone, welcome back to the another video. I am Bhavna and you are watching Bhavna Clips. आज इंसान 21वीं सदी में जी रहा है, जहाँ पर झूठ, फरेब, अच्छाई, बुराई, हर चीज़ हमारे आसपास फैली हुई है, जिसके चलते इंसान अपनी हदों को पार कर देता है और वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे पूरी इंसानियत ही शर्मसार हो जाती है। तो आज का केस भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसके सामने आते ही हर किसी के होश उड़ गए। मुंबई के मीरा रोड पर एक गीता आकाशदीप अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी के 7th फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं, जो कि फ्लैट नंबर 701 से लेकर 704 तक है। फ्लैट नंबर 704 के लोगों को छोड़कर तीनों फ्लैट के लोग हमेशा आपस में बातें करते रहते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे और कोई भी फेस्टिवल या सोसाइटी के किसी भी फंक्शन में आते जाते रहते थे। फ्लैट नंबर 704 में सिर्फ 2 लोग रहते थे। वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, ना किसी से मिलना ना ही किसी से बात करना, बस अपने हाल में बिजी रहते थे। इस फ्लैट को मनोज साहनी नाम के एक आदमी ने किराए पर लिया था, जो कि हर महीने 10,000 इस फ्लैट के लिए दिया करता था। मनोज साहनी ने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री की हुई थी। उसकी उम्र करीबन 56 साल थी। मनोज इस फ्लैट में सरस्वती विद्या, जो कि 36 साल की थी, उसके साथ रहता था और आसपास के फ्लैट वालों को तो ये पता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि ज़्यादा जानकारी उनके बारे में थी भी नहीं। ये दोनों सब लोगों से कम बात करते थे। सोसाइटी के फंक्शन या प्रोग्राम या किसी भी तरह की गैदरिंग में ये दोनों जाते ही नहीं थे और ये बहुत ही कम अपने फ्लैट से बाहर निकलते थे। पर एक दिन क्या हुआ कि अचानक से सोसाइटी के 7th फ्लोर के लोगों को अजीब सी बदबू आने लगी और इनमें सबसे ज़्यादा बदबू फ्लैट नंबर 703 वालों को आ रही थी, क्योंकि ये फ्लैट नंबर 704 के बिल्कुल बराबर में था। लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि अपने ही घर से बदबू आ रही होगी, शायद कोई जानवर मर गया होगा। इस चक्कर में अपने पूरे घर को साफ भी कर लिया, लेकिन उन्हें अपने घर से कुछ भी नहीं मिला। अब बदबू तो फिर भी आ ही रही थी। फ्लैट नंबर 703 के लोगों ने अपने पड़ोसी फ्लैट नंबर 701 और 702 के लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये बदबू तो हमें भी आ रही है। हमने भी अपने अपने घरों को चेक कर लिया, पर कुछ भी नहीं मिला। अपनी छत को भी चेक कर लेते हैं, पर वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरा फ्लैट इस बदबू से परेशान हो गया था, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। अब देखते देखते 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन ये बदबू इतनी ज़्यादा तेज हो गई ना कि अब लोगों की हालत ख़राब होने लगी। अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फ्लैट नंबर 703 में रहने वाले एक आदमी, जिसका नाम सोमेश था, उसको कुछ अजीब सा शक होने लगा, क्योंकि ये बदबू किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही चीज़ की आ रही थी। सभी लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन फ्लैट नंबर 704 के मनोज साहनी और उनकी वाइफ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और ना ही वो अपने घर से बाहर निकले। इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि लोगों से वहाँ रहा ही नहीं जा रहा था और ऐसे में 704 के लोग घर से बाहर ही नहीं निकले। तो सोमेश मनोज के फ्लैट की तरफ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। सोमेश को पहली बार महसूस हुआ कि ये बदबू इसी फ्लैट से आ रही है। उसने दरवाज़ा कई बार खटखटाया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। इसी समय सोमेश को ये लगा कि जैसे अभी अभी किसी ने इस बदबू को कम करने के लिए अंदर से परफ्यूम यूज़ किया है। और अब तो सोमेश को और भी ज़्यादा शक होने लगा कि ज़रूर इस फ्लैट नंबर 704 के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने से मनोज साहनी बाहर आए। सोमेश ने कहा कि पिछले 3 दिनों से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है और शायद ये बदबू आपके ही घर से आ रही है। तो मनोज ने कहा कि ठीक है, मैं शाम को आकर चेक करूँगा, अभी थोड़ा ज़रूरी काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और ये कहकर मनोज साहनी बाहर चला जाता है। अब सोमेश को एहसास हुआ कि हम लोग 3 दिनों से इस बदबू से परेशान हैं और इस आदमी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा और ये बाहर भी चला गया। अब सोमेश सोसाइटी के बाकी लोगों के पास नीचे गया और 3 दिनों की पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से मनोज साहनी के घर से कुछ अजीब तरीके से बदबू आ रही है, और उसे पूछने पर ये जल्दी यहाँ से चला गया। फिर सभी लोगों ने मिलकर पुलिस को तुरंत कंप्लेन कर दी। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँची और लोगों की कंप्लेंट के बेसिस पर सभी लोगों को दावा बनाकर फ्लैट का ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो पुलिस अंदर जाती है। अब बदबू और तेज आने लगी। तभी पुलिस और सभी लोगों को लगा कि वाकई में ये बदबू इसी फ्लैट से आ रही है। अब इस बदबू के कारण कई लोगों को उल्टियाँ भी शुरू हो गई, क्योंकि ये बदबू इतनी ज़्यादा गंदी थी कि कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस और कुछ लोग नाक पर रुमाल रखकर अंदर गए और अंदर जाते ही रूम को चेक किया तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब घर में रखे फ्रिज को भी चेक किया और वहाँ भी कुछ नहीं मिला। पर जैसे ही किचन की तरफ बढ़े तो देखा कि ये बदबू किचन से ही आ रही है, क्योंकि बदबू और भी ज़्यादा असहनीय हो गई थी। फिर पुलिस ने सभी सामान को चेक किया। किचन की ज़मीन पर 2 बाल्टी और एक टब रखा हुआ था। उन बाल्टियों में कुछ अजीब सा पानी था
जिसमें मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी पड़े हुए थे। वहीं पर एक कुकर भी था जिसके अंदर कुछ मांस के टुकड़ों को उबाला हुआ था, और एक गैस स्टोव पर एक तवा रखा हुआ था और उस तवे के ऊपर भी छोटे छोटे मांस के टुकड़ों को फ्राई किया गया था। अब सबको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये मांस के टुकड़े आखिर है किस चीज़ के, क्योंकि इन टुकड़ों के साइज बिल्कुल छोटे छोटे थे। फिर जैसे ही वहाँ रखे टब को चेक किया तो उसके अंदर एक इंसान के आधे पैर का टुकड़ा रखा हुआ था। इसे देखकर सभी लोग घबरा गए और उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। अब सभी लोगों और पुलिस को पता चल चुका था कि कटा हुआ पैर और मांस के छोटे छोटे टुकड़े किसी इंसान के हैं। जरूर ये किसी इंसान के शरीर को काटा गया है। इसी वजह से यहाँ से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। फिर पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए फोरेंसिक टीम को वहाँ पर बुला लेती है और पूरे घर की तलाशी ली जाती है। अंदर से बालों की एक कटी हुई चोटी भी मिलती है, जिससे पता चल गया था कि ये कटे हुए बाल किसी औरत के हैं। अच्छा, जब इस फ्लैट की तलाशी चल रही थी तो मनोज वहाँ पर नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके घर में पुलिस पहुँच चुकी है। फिर जब थोड़ी देर बाद मनोज सोसाइटी में आता है और वहाँ इतनी सारी भीड़ और पुलिस की गाड़ियाँ देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन सोसाइटी के लोग मनोज को तो पहचानते ही थे। उन सब लोगों को पता चल चुका था कि मनोज के घर से एक कटी हुई लाश मिली है। तो मनोज जैसे ही भागने की कोशिश करता है, सारे सोसाइटी वाले उसको मिलकर पकड़ लेते हैं। पुलिस उसे पकड़कर उस फ्लैट में लेकर जाती है और पुलिस मनोज को वो सारी चीज़ें दिखाती है जो वहाँ पर पाई गई थी और उससे पूछताछ करती है। फिर मनोज ने बताया कि मैं यहाँ सरस्वती विद्या, जो कि 36 साल की थी, उसके साथ रहता था। वो मुझ पर थोड़ा शक करती थी। इसी बात पर हम दोनों में कई बार झगड़े भी हुआ करते थे। दिन पर दिन झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि सरस्वती ने इन सब चीज़ों से परेशान होकर खुदकुशी ही कर ली। पुलिस ने फिर मनोज से पूछा कि अगर उसने खुदकुशी की थी तो उसकी बॉडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े किसने और क्यों किए। इस पर मनोज ने बताया कि मैंने ही उसकी बॉडी के टुकड़े किए हैं, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है, उसने खुद ही खुदकुशी की है। फिर पुलिस ने कहा कि सरस्वती ने खुदकुशी की तो तुम्हें उसकी बॉडी के टुकड़े करने की जरूरत क्या थी, तुम्हें किस चीज का डर था। तब मनोज ने बताया कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि सरस्वती ने खुदकुशी कर ली है। उसने जहर जैसा कुछ पी लिया है, जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं और वही रहती थी और इसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ही माना जाता, और अगर मैं पुलिस के पास चला भी जाता तो इसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ही माना जाता। मनोज ने कहा कि पहले मैंने इसकी बॉडी को बाहर फेंकने के लिए सोचा था, पर इतनी बड़ी बॉडी को अगर मैं नीचे लेकर जाता तो कोई ना कोई मुझे देख ही लेता, इसलिए मैंने बॉडी के टुकड़े करने का फैसला किया, जिसके लिए मैं वुडकटर और बाकी सब सामान लेकर आया। फिर धीरे धीरे बॉडी के टुकड़े किए, पर साथ ही साथ ये डर लगा कि बॉडी से बदबू आएगी, इसलिए मैंने उन टुकड़ों को कुकर में उबालना शुरू कर दिया और उबालने के बाद उन टुकड़ों को तवे पर फ्राई किया, जिससे कि बदबू ना हो। आखिर में इन टुकड़ों को प्लास्टिक में डालकर बाल्टी में इकट्ठा किया और धीरे धीरे बाहर ले जाकर इन मांस के टुकड़ों को गली के कुत्तों को खिला दिया। मनोज ने बताया कि ये सभी काम मैंने किए हैं, पर सरस्वती का कत्ल मैंने नहीं किया। लेकिन पुलिस को इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को लग रहा था कि सरस्वती ने सुसाइड नहीं की, बल्कि मनोज ने उसको मारा है। पुलिस मनोज को पुलिस स्टेशन लेकर आती है। उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से पुलिस को मनोज साहनी की 15 दिन की कस्टडी मिल गई। अब फिर से मनोज से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। अब मनोज धीरे धीरे कुछ सच पुलिस वालों को बताने लगा। इस बार पुलिस वालों को कुछ अलग कहानी सुनने को मिली। मनोज पुलिस वालों को बताता है कि वे अहमदनगर का रहने वाला है। उसने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री भी ली हुई है और 15 साल पहले उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। मनोज का बोरीवली में एक फ्लैट भी है, वहीं पर वो एक राशन की दुकान में नौकरी भी करता था। उसी दौरान उसका एक एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल में उसे ब्लड चढ़ाया गया था और कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मनोज फिर से बीमार हो गया। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसे एक ऐसी बात बताई जिससे उसके होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि वो HIV पॉजिटिव हो गया है। मनोज को पता चला कि हॉस्पिटल में उसे जो ब्लड चढ़ाया गया था वो ब्लड इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से वो HIV पॉजिटिव हो गया है। लेकिन फिर भी दवाई खाकर वो अपना काम चला रहा था। राशन की दुकान पर उसे 5,000 की सैलरी मिलती थी। अब 2008 में यहाँ काम करते करते उसकी पहचान एक लड़की से हुई जिसका नाम सरस्वती था। मनोज और सरस्वती में दोस्ती हो गई। एक तरफ मनोज का कोई रिश्तेदार नहीं था तो दूसरी तरफ सरस्वती भी अनाथ थी। ऐसे में दोनों को जरूरत थी तो एक दूसरे के साथ की। कुछ ही दिनों में दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। मनोज ने अपने फ्लैट को किराए पर चढ़ाकर सरस्वती के साथ मीरा रोड के गीता नगर के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब इस फ्लैट में दोनों आराम से रहने लगे। मनोज ने बताया कि राशन की दुकान पर काम करके उसे 5,000 मिल जाते थे और जो फ्लैट उसने किराए पर चढ़ाया था वहाँ से उसे 35,000 रुपये मिल जाते थे। इन पैसों से वो दोनों खुश थे।
लेकिन अचानक राशन की दुकान से मनोज की नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गया। फिर मनोज को कुछ काम तो था नहीं। इसी चक्कर में मनोज और सरस्वती में लड़ाई झगड़े होने लगे और सरस्वती भी उस पर शक करती थी कि उसका कोई अफेयर भी चल रहा है। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़े और ज्यादा बढ़ गए और इस झगड़े की वजह से सरस्वती ने सुसाइड कर ली। लेकिन फिर भी पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और मनोज के बयान से पता चला कि मनोज ने चाकू मारकर सरस्वती का कत्ल किया है। लेकिन बार बार मनोज अपने बयान बदल रहा था, जिसकी वजह से सच का पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस को इस मर्डर के मोटिव का पता लगाना था, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि मनोज के बयान के मुताबिक सरस्वती ने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस को लगता है कि मनोज ने सरस्वती का मर्डर किया है। फोरेंसिक रिपोर्ट से भी ये पता चल सकता था कि सरस्वती ने कोई जहर खाकर खुदकुशी की है या उसका मर्डर किया गया है। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में सरस्वती की बॉडी चाहिए, जिससे कि ये मर्डर या खुदकुशी का पता चल सके। पर मनोज तो बॉडी के ऑलरेडी टुकड़े कर चुका था, उबाल कर उसे तवे पर फ्राई भी कर चुका था और कुछ टुकड़ों को कुत्तों को भी खिला चुका था। अब प्रॉब्लम ये है कि पुलिस वालों को साबित करना होगा कि सरस्वती ने खुदकुशी नहीं, मनोज ने उसका मर्डर किया है, तभी मनोज को सजा मिल पाएगी। अगर ये साबित नहीं हुआ तो मनोज छूट भी सकता है। इसलिए पुलिस लगातार मनोज से अभी तक पूछताछ कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पता चल ही जाएगा कि आखिर इस केस की असली सच्चाई है क्या। सो गाइज, इस संसार में कोई भी चीज़ बिना किसी रीज़न के नहीं होती। सबके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मनोज साहनी ने भी किसी रीज़न की वजह से सरस्वती का मर्डर किया होगा, पर इसके पीछे की असली वजह क्या है ये तो समय के साथ ही पता चल सकता है। ऐसे ही केस से रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जहाँ एक गर्लफ्रेंड ने रिजेक्शन की वजह से अपने ही बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया था और उसने भी अपने बॉयफ्रेंड के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया था। और जैसे ये मामला दुनिया के सामने आया तो पूरी दुनिया से दहल गई थी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो और आपके क्या व्यूज़ है इस पूरे केस को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।